नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो क्लास में। आज हम बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 2 का अध्ययन करेंगे। बुक है हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, यानी भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा चैप्टर 1 है, लेकिन चैप्टर 1 को हमने 2 भागों में बांटा है क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा था। तो इससे पहले मैंने इसका एक वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, ये पार्ट 2 है। उसके बाद आप ये देखना। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, तो पहले आप उसे देख लीजिए। 4 प्रश्नों का अध्ययन तो हमने कर लिया है। प्रश्न 5 हमारा विभिन्न पार्टी सिस्टम, यानी यहाँ पर हम जो दुनिया में दलीय व्यवस्था चलता है उसके बारे में पढ़ेंगे। दुनिया में 3 प्रकार की दलीय व्यवस्था चलता है। एक दलीय, जिसको हम एक पार्टी सिस्टम बोलते हैं। दूसरा होता है द्विदलीय, जिसको हम 2 पार्टी सिस्टम बोलते हैं। और तीसरा होता है बहुदलीय, जिसको हम मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। एक दलीय व्यवस्था या एक पार्टी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होता है कि पूरे देश में केवल एक ही पार्टी होती है और हमें बार बार उसी पार्टी का चुनाव करना पड़ता है। यानी अगर हम न चाहे भी फिर भी हमें बार बार उसी पार्टी का चयन करना पड़ेगा सरकार को चलाने के लिए। जैसे चाइना में एक ही पार्टी चलती, कम्युनिस्ट पार्टी, और उत्तरी कोरिया में भी एक ही पार्टी चलता है, किम जोंग की पार्टी, है ना। तो ये एक ऐसी सिस्टम है ना जहाँ पे एक ही दल होता है, यानी पूरे देश में शासन चलाने में केवल एक ही दल होता है जिसे जनता बार बार चुनती है। जनता अगर चाहे भी तो उस पार्टी को नहीं बदल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि चुनाव तो हो रहा है लेकिन पार्टी एक ही बार बार चुना जा रहा है। तो ऐसे व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कह सकते। दूसरा है 2 पार्टी सिस्टम, जिसको हम दो दलीय प्रणाली बोलते हैं। 2 दलीय प्रणाली ऐसी प्रणाली है जिसमें क्या होता है कि पूरे देश में 2 ही दल होते हैं। चुनाव इन्हीं दोनों दलों के बीच में होगा और बारी बारी से यही दोनों दल देश में शासन करेंगे। यानी यहाँ पर जनता के सामने विकल्प तो होता है लेकिन 2 ही विकल्प होता है। याद रखिए, एक दलीय व्यवस्था या 1 पार्टी सिस्टम में जनता के सामने तो विकल्प ही नहीं होता। द्विदलीय व्यवस्था यानी 2 पार्टी सिस्टम में जनता के सामने विकल्प होता है लेकिन 2 ही होता है। जनता को उन्हीं दोनों पार्टियों में से किसी एक का चुनाव करना पड़ता है। ऐसी व्यवस्था ब्रिटेन और अमेरिका में चलता है, द्विदलीय व्यवस्था। तीसरा है मल्टी पार्टी सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं बहुदलीय व्यवस्था। एक ऐसा व्यवस्था है जहाँ पर बहुत सारी पार्टी मिलकर देश में चुनाव लड़ते हैं और सभी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ते भी हैं, और कई बार एक से अधिक पार्टी मिलकर, जिसमें 2 या 3 पार्टी भी हो सकता है, ये पार्टी मिलकर गठबंधन के साथ सरकार चलाती है। तो बहुदलीय नाम से ही पता चला, यानी बहुत सारे दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एक दलीय नाम से ही पता चला एक ही पार्टी चुनाव लड़ेंगे, और द्विदलीय नाम से ही पता चला 2 पार्टी मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात आपके लिए जानना जरूरी है कि भारत में बहुदलीय प्रणाली चलता है जहाँ पर बहुत सारे दल, जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, सीपीआई हो गया, जैसे समाजवादी पार्टी हो गया, बहुजन समाज पार्टी हो गया, अकाली दल हो गए, सारे मिलकर चुनाव लड़ते हैं। तो ये क्या हो गया, बहुदलीय व्यवस्था। तो ये बहुदलीय व्यवस्था के बारे में मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखे, आप इसको ध्यान से पढ़ लेना। और भारत की तरह जापान, इटली, फ्रांस, यहाँ पर भी बहुदलीय व्यवस्था चलता है, ठीक है ना। और भारत में बहुदलीय व्यवस्था का जो अस्तित्व है ना 1996 के बाद शुरू हुआ था, ये भी याद आप रखना, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है राजनीतिक दलों की चुनौतियाँ, यानी राजनीतिक दलों को किन किन प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि देखो, पूरे दुनिया में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं और इन सभी को जो असंतोष की भावना होती है ना, जो लोगों में एक बार बैठ जाते हैं, उसका सामना सबसे पहले करना पड़ता है। जैसे दो सब ये मानते हैं ना कि बीजेपी धर्म की राजनीति करते हैं। कई लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों तक देश का शोषण किया, है ना। कई लोग ये मानते हैं कि अखिलेश यादव जाति के आधार पर राजनीति करता है। तो ये सब क्या है, ये सारे जो है ना एक विचारधारा है, एक असंतोष की भावना जो लोगों के मन में बैठ चुका है। अब जब ये राजनीतिक दल अगली बार चुनाव लड़ने आएंगे ना, तो सबसे पहले उनको जनता के मन में ये जो
असंतोष की भावना है उसे ख़त्म करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उनके सामने तो यही चुनौती है। आगे है दूसरी चुनौती है कि पार्टी के जो अंदर होते हैं ना, वो लोकतंत्र की कमी होती है। जैसे मैं आपको समझा दूं कि लोकतंत्र का मतलब होता है कि सभी को शासन चलाने में एक समान माना जाए और सभी का योगदान हो शासन चलाने में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितनी भी पार्टी है ना, उन पार्टियों में, पार्टी तो बहुत बड़ी है और उस पार्टी में बहुत सारे लोग शामिल हैं, लेकिन सभी फैसले कुछ बड़े नेता लेते हैं। जैसे देखो कांग्रेस में आपको पता होगा कि बार बार अध्यक्ष या तो सोनिया गांधी बनती है या राहुल गांधी बनते हैं, और कांग्रेस से जुड़े जितने भी निर्णय ना या तो सोनिया गांधी लेते हैं या राहुल गांधी लेते हैं। ऐसे बीजेपी से जुड़े जितने भी निर्णय हैं या तो अमित शाह जी लेंगे या जेपी नड्डा जी लेंगे या फिर ये हमारे मोदी जी लेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि पार्टी का साइज बड़ा है, पार्टी का आकार बड़ा है, पार्टी भी बड़ी है, लेकिन निर्णय केवल कुछ ही लोग ले रहे हैं, जो लोकतंत्र की कमी को दर्शाता है। इसके अलावा अधिकांश राजनीतिक दल अपने कामकाज के लिए खुली और पारदर्शी प्रक्रियाओं का अभ्यास नहीं करते। इसका मतलब मैं समझा देता हूँ कि राजनीतिक दल क्या करते हैं कि बार बार अपना बयान बदलते हैं। तो बयान बदलने का मतलब होता है कि कभी वो कुछ अलग बयान देंगे, कभी कुछ अलग बयान देंगे। तो उनकी राजनीति में एक पारदर्शी मतलब होता है कि वो कभी भी एक विचार मतलब एक तरफ नहीं हो, तो वो बार बार अपने विचार बदलते। तो कई बार क्या होता है कि जनता भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्होंने जिस लीडर को उन्होंने चुना है अपने ऊपर शासन करने के लिए या अपने राज्य में शासन करने के लिए, वो किस प्रकार की सोच रखता है। तो ये भी एक चुनौती है। आगे है पार्टी के अंदर बल और धन का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। यानी जितने भी हमारे देश में राजनीतिक दल है ना, वो चुनाव के समय सत्ता पाने के लिए यानी जीतने के लिए वो बहुत अधिक पैमाने पर पैसा खर्च करते हैं। जितना चुनाव आयोग उनको कहते हैं ना, उससे वो कई 100 गुना यानी कई अधिक पैसे वो चुनाव पे खर्च करते हैं। और वो मतलब जनता को या तो पैसे दे के या डरा के या धमका कर अपने साइड यानी अपनी तरफ करने का प्रयास करते हैं ताकि वो चुनाव में जीत जाए। तो राजनीतिक दलों में पैसे और बल की जो प्रतिस्पर्धा है ना, ये देखने को मिलता है और ये बढ़ता ही जा रहा है। हर दल इस प्रकार की गतिविधियों का इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए करता है। इसके अलावा अगला जो पॉइंट है वो है वंशानुगत उत्तराधिकारी, यानी एक वंश के सदस्य का ही उस पार्टी पर दबदबा होना। जैसे मैं बता दूं कि अभी कांग्रेस पार्टी पर एक ही परिवार के सदस्यों का दबदबा है, इसलिए लोग बार बार चुनाव हारते हैं। अब जनता भी यही मतलब चाहती है कि कोई भी पार्टी एक ऐसी पार्टी रहे जहाँ पे समाज के सभी वर्गों को चुनाव लड़ने का मौका मिले। लेकिन कांग्रेस में क्या है कि बड़े पद पर केवल एक ही पार्टी के या बड़ी जाति के लोग है ना चुनाव लड़ते हैं, और पार्टी का जो अध्यक्ष है ना वो वंशानुगत बनता है। जैसे नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी जी आए, इंदिरा गांधी जी के बाद राजीव गांधी जी आए, राजीव गांधी जी के बाद संजय गांधी जी आए, फिर कुछ समय बाद अध्यक्ष सोनिया गांधी बनी, उसके बाद राहुल गांधी बनाए। तो ये देख सकते हो कि वंशानुगत इस पर दबदबा एक ही परिवार का रहा है। तो इसलिए इन पार्टियों के सामने ऐसी चुनौती भी कई बार आ जाती है, और ऐसी चुनौती उस पार्टी के साथ देश के लिए भी नुकसानदायक है। आगे देखते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 7, भारत में राजनीतिक दल व्यवस्था। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत में बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था चलती है। अब बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था में भी 2 प्रकार के दल होते हैं। कुछ दल राष्ट्रीय दल होता है, कुछ क्षेत्रीय या प्रांतीय दल। तो राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय या प्रांतीय दल में क्या अंतर होता है, ये यहाँ पे हम पढ़ेंगे। अब तो राष्ट्रीय दल कैसे बनता है, कोई भी पार्टी राष्ट्रीय दल क्यों बनेगा और कैसे बनेगा, उसके लिए कुछ कंडीशन होते हैं जो उन्हें पूरा करना पड़ता है। जैसे तो पहला पॉइंट है, यदि पार्टी भारत में कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से 2% लोकसभा सीटें जीते। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई भी पार्टी 3 राज्यों में चुनाव लड़ रहे, कम से कम 3 राज्यों में चुनाव लड़ रहे, और उन तीनों राज्यों में मिला के लोकसभा की जो 545 सीट जो है ना, अभी वर्तमान में 545 है, कभी कभी 550 पे भी पहुंच जाता है लोकसभा की सीटें। तो इन 550 में से अगर वो कम से कम
11 या 11 से अधिक सीटें जीत जाए और लोकसभा में उसके 11 से अधिक सदस्य अगर बैठे तो राष्ट्रीय दल बन सकता है। ये पहली कंडीशन था। दूसरा कि उस राज्य को कम से कम 4 या 4 से अधिक राज्यों में चुनाव लड़ने की मान्यता प्राप्त हो चुनाव आयोग के द्वारा। यदि वो 4 या 4 से अधिक राज्यों में चुनाव लड़ेगा तो राष्ट्रीय दल की उपाधि उसे मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि यदि पार्टी आम चुनावों में लोकसभा या राज्यों के विधानसभा की 4 सीटों के अलावा 4 राज्यों में 6% वोट हासिल करे, यानी अगर कोई पार्टी 4 राज्यों में चुनाव लड़ रही है तो उसे कम से कम 6%, यानी वहाँ के जितने भी वहाँ पर वोट हुए ना, उन वोटों में से कम उसे 6% वोट राज्यों की विधानसभा में मिले तो राष्ट्रीय दल बन सकता है। तो राष्ट्रीय दल जो होता है ना, वो देश की राजनीति के लिए सबसे अहम होता है, ये याद रखना। और यहाँ पे मैंने कुछ राष्ट्रीय दलों के नाम लिखे हैं जो यहाँ पे मैंने दे रखा है, उनके मैंने यहाँ पे सिंबल दे रखे। जैसे आप देख सकते हो, ये जो फूल वाला है ये है हमारा तृणमूल कांग्रेस का है, और ये कमल वाला बीजेपी का है, और हाथ वाला कांग्रेस का है। ये आप देख सकते हो, बाकी भी आप देख के समझ लेना। प्रश्न नंबर 8 है क्षेत्रीय पार्टियों की स्थापना। अब तो राष्ट्रीय दल या राष्ट्रीय पार्टी के बारे में हमने पढ़ लिया। अब क्षेत्रीय पार्टी बनने के लिए कौन कौन से कंडीशन को पूरा करना पड़ता है, अब हम वो पढ़ेंगे। तो पहला है राजनीतिक दल को विधानसभा की कुल सीटों का कम से कम 3% सीट अनिवार्य होता है जीतना है। दो, हर राज्य का अपना अपना एक विधानसभा होता है। जैसे देश के लिए लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे हर राज्य का अपना अपना विधानसभा है। कई राज्यों में 2-2 विधानसभाएं भी चलती है, जैसे जम्मू कश्मीर, बिहार हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। तो यहाँ पे 2 प्रकार की विधानसभा है। तो अगर कोई पार्टी जिस राज्य से चुनाव लड़ रहा है ना, उस राज्य में जितनी भी विधानसभा की सीट है ना, उन सीटों में से कम 3% सीट अगर वो जीत जाए चुनाव में तो क्षेत्रीय पार्टी बन जाता है। तो ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन हम देखते हैं। अब देखो, लोकसभा में पूरे देश में जितने भी राज्य हैं ना, उन सभी राज्यों के सदस्य आके बैठते हैं। अब देखो, इन सभी सदस्य आके अलग अलग राज्य से जब ये सभी सदस्य आके बैठते हैं ना, तो एक क्षेत्रीय दल तभी क्षेत्रीय दल बन सकता है कि अगर मान लो उस राज्य के 25 सदस्य अगर लोकसभा में बैठ रहे हैं ना, तो उनमें से एक सदस्य कम से कम उसका होना चाहिए। यानी 25 में से कम एक सदस्य उस राज्य से उस पार्टी का होना चाहिए, तभी वो क्षेत्रीय दल बनेगा। अब ये देखो, 2 कंडीशन यहाँ पर और है, लेकिन आप केवल 2 कंडीशन लिख देना, इससे ज़्यादा आपको इस पॉइंट में नहीं लिखना है। तो बाकी 2 पॉइंट मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप इसको खुद पढ़ के समझ लेना। इन 4 में से जो 2 कंडीशन आपको इजी लगे आप वो एग्जाम में लिख देना। यहाँ पे कुछ मैंने क्षेत्रीय दलों के उदाहरण दे रखे हैं, और एक तरफ मैंने नेशनल पार्टी और एक तरफ मैंने रीजनल पार्टी, यानी जो उस प्रांतीय स्तर पर शासन करे उन पार्टियों के मैंने यहाँ पे सिंबल बनाए। तो आप इसको समझ लीजिएगा। आगे है प्रश्न नंबर 9, क्षेत्रीय दल का उद्देश्य राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ा रहा है। यानी इस प्रश्न में ये कहना चाहते हैं कि क्या क्षेत्रीय दल राजनीति में अस्थिरता यानी कंपटीशन को बढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि बिल्कुल बढ़ा रहे हैं, और ये बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल होता है ना, वो राष्ट्रीय दलों की जो कमी होता है ना, वो उसको जनता के सामने लाते हैं। अगर कहीं पर राष्ट्रीय दलों में कोई कमी है ना, तो कमी तभी बाहर आएगा जब विपक्ष और क्षेत्रीय दल आपस में मिलकर उस सरकार पे दबाव बनाए। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट दे रखा है। दूसरा पॉइंट है, क्षेत्रीय दल किसी क्षेत्र विशेष के मांगों को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाते हैं। मैं बता देता हूँ, देखो, जब प्रांत के स्तर पर कोई भी सरकार शासन करते हैं ना, तो उन्हें ये तो पता होता है कि देश में क्या क्या कमी है, लेकिन किसी प्रांत या राज्य में किस चीज़ की और लोगों को कौन कौन सी मांगों की कमी है ना, वो उन्हें नहीं पता होता है। यानी राष्ट्रीय दलों को ये नहीं पता होता है कि किसी क्षेत्र विशेष की क्या मांग है। अगर क्षेत्रीय दल ना हो ना, तो किसी क्षेत्र विशेष की मांगों को राष्ट्रीय स्तर तक नहीं पहुंचाया जा सकता। तो क्षेत्रीय दल
होना इसलिए भी जरूरी है। अब देखो तीसरा पॉइंट है, क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दलों के अधिक प्रभाव को रोकने में भी सहायक भूमिका अदा करते हैं। अगर क्षेत्रीय दल न होना तो राष्ट्रीय दल इतने अधिक मजबूत हो जाएंगे कि वो अपने हिसाब से राजनीति चलाएंगे। अपने हिसाब से राजनीति चलाने का मतलब होता है कि अगर उनका मन करेगा राज्य का विकास करना तो करेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं करेंगे। तो इस समय क्या कहते हैं कि क्षेत्रीय दल बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। वो राष्ट्रीय दल पर अपने क्षेत्र के विकास के लिए दबाव बनाते हैं, है ना, और जो राष्ट्रीय दल की जो अधिक प्रभाव है ना उसको वो रोकते हैं। और आखिरी पॉइंट है इस क्वेश्चन 9 में कि क्षेत्रीय दल राजनीति में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाकर राष्ट्रीय दल को उस क्षेत्र विशेष के कार्य करने के लिए बाध्य करती है। तो आप देख सकते हो कि देखो क्षेत्रीय दल जो है ना वो हमारी राजनीति का एक अहम अंग है। अगर क्षेत्रीय दल न हो तो राजनीति में राष्ट्रीय दल देश में एक समान विकास नहीं कर पाएंगे। अब जो क्षेत्रीय दल आने से ये हुआ कि हर राजनीतिक दल को पता है, हर राष्ट्रीय राजनीतिक दल को ये पता हो गया है कि अगर उनको किसी क्षेत्र विशेष में चुनाव जीतना है तो उस क्षेत्र की क्या मांग है उसे उन्हें पूरा करना पड़ेगा। और ये क्षेत्रीय दल ही जो होते हैं जो उस राज्य विशेष की मांगों को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाते हैं। ऐसा आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे क्षेत्र विशेष के क्षेत्रीय दलों ने राष्ट्रीय स्तर तक अपने क्षेत्र के मांगों को मनवाया हो। तो इस वीडियो को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया है और इसके 2 पार्ट है। पार्ट 1 मैंने अपने चैनल पे पहले अपलोड कर दिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा तो पहले आप उसे देख लीजिएगा, फिर इसे देखना। तो आशा करता हूँ आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करो, जितना अधिक हो सके शेयर करें।